नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल हिंदी का वीडियो अपलोड किया था मैंने, अंतिम महीने में कैसे रिवीजन किया जाए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स वाला। उस पर आप सभी का बहुत स्नेह प्रेम देखने को मिला। लगभग 24 घंटे में 20-25 हजार विद्यार्थियों ने देख लिया और अभी भी देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों की मदद करने का, तो ये अच्छी बात भी है। और एक चीज़ का बुरा भी लगता है कि मैं वे सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ा सका या पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करवा सका, क्योंकि समय की कमी थी और साथ में मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, आ रहे हैं आपके साथ साथ ही, आप सभी जानते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा अफसोस भी है, लेकिन खुशी भी है कि काफ़ी टॉपिक जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक से और उनको अच्छी तरीके से आपको करवाए भी है। अब आज जो उसी हिंदी का जैसा वीडियो था उसी अनुरूप साइकोलॉजी का आप सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो साइकोलॉजी के ऊपर मैंने कोशिश की है कि आप सभी को बता सकूं कि इसमें से मेन क्या चीज़ रहती है, कहाँ पे ज़्यादा एग्जामिनर फोकस करते हैं। पुराना जितना भी अनुभव था, पुराने पेपर्स के जितना भी विश्लेषण था, उसके आधार पर है। अब क्योंकि साइकोलॉजी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तो इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन स्किप करके नहीं देखे। स्किप करने से यदि आपके मन में कोई डाउट है तो वो वहीं रह जाएगा। कोशिश मैंने की है कि साइकोलॉजी में जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उन सभी का समाधान किया जाए और वही पैटर्न अपन लेके चलेंगे। उसी के अनुरूप मैं यहाँ पे पास में आपको बता दूंगा और उसी के अनुरूप आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मैं पीडीएफ इसकी जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपने, लेकिन यदि आप साथ साथ मेरे नहीं समझोगे तो ये पूरा आपको एक अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ लेना, काफी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज, ये सिर्फ हेल्प के उद्देश्य से है, इस ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करना है या ये पढ़े और दूसरे छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये अब रिवीजन लानी, यानी पढ़े तो आप डिटेल में हो, अब रिवीजन में किस किस चीजों पर ज्यादा जोर देना है जो मतलब बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, ऐसे इस तरीके से जहाँ पे ज्यादा मार्किंग होती है वह चीजें, बाकी पढ़ना सब है। फिर बाद में ऐसा नहीं कि गुरुजी आपने कहा था और हमारा वो टॉपिक रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई सिलेबस पूरा ही महत्वपूर्ण है, ये बात तो हमेशा ध्यान में रखनी है, लेकिन एक मदद कैसे हो जाए कि लास्ट में हम फटाफट रिवीजन कर ले, उसके उद्देश्य से है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें यूं मैंने यूनिट वाइज नहीं लिखे, इसमें टॉपिक वाइज लिखे मैंने, क्योंकि यूनिट इसमें ज्यादा यूनिट वाइज आते भी नहीं है, क्योंकि जितना टॉपिक जहां से बनता है एग्जामिनर वहां से सवाल अच्छे से बना देता है, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है वहां से ज्यादा सवाल आते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास की बात करें साथियों, तो बाल विकास की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और साइकोलॉजी की परिभाषाएं, बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, समायोजन, व्यक्तित्व, बुद्धि, सभी की सभी मैंने पूरी व्यवस्थित ट्रिक से जो है डाल रखी है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट का अवलोकन करें, उसमें साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देख लें, उसके अंदर आपको साइकोलॉजी के मोस्ट ऑफ वीडियो पूरे सारे शॉर्ट ट्रिक से मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से साइकोलॉजी किसी ने पढ़ाई होगी, एक बार देखें उसके बाद में आकलन करें। अब परिभाषाएं इसकी महत्वपूर्ण है, देख लेना एक बार। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, अब सिद्धांत के अंदर इसमें वृद्धि के अपने जो नियम है वे भी आपको पढ़ने जरूरी है। बाल विकास के तो मैंने टॉपिक काफी करवाए भी है। और प्रभावित करने वाले कारक में जैसे वातावरण है, वंशक्रम है। वातावरण और वंशानुक्रम तो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। इसमें भी आपके वंशानुक्रम है, जैसे कि कहाँ से उत्पत्ति हुई जीव की, जाइगोट वगैरह, ये सब 2n वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। तो इन चीज को मुख्यतः ध्यान रखें। और अपने जैसे वंशक्रम के जैसे नियम है जैसे बीज कोषों का नियम है और ये सारे नियम है, इनमें इनके प्रतिपादक और इन नियमों को ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न बन सकता है ऐसे कि कौन सा इसमें से नियम के अंदर इसमें वंशानुक्रम का नियम नहीं है, या ये नियम किसने दिया था, इस तरीके से बन सकता है। अब इसमें मैंने लिख रखा है आपके लिए स्पेशल की परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण है और हकीकत अति महत्वपूर्ण है इसकी। वृद्धि और विकास में अंतर आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अवस्थाओं की मतलब विकास की अवस्थाओं की संख्या कि किसने कितनी होते हैं, रॉस के अनुसार कितनी है, ये इस तरीके से आपको विकास की अवस्थाओं की संख्या ध्यान में रखनी है। सैंड के अनुसार कितनी है, रॉस के अनुसार कितनी है, ये सारे आपको संख्या विशेष तौर पर याद करनी है। अब रिविजन के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे तो पूरी डिटेल याद होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे पूरा ही मैंने करवाया है, देख लेना एक बार। जीन पियाजे की जो चारों अवस्थाएं हैं उनके एज ग्रुप याद रखें और एज ग्रुप के अनुसार उनके नाम याद रखें। ये आपको ऊपरी तौर पर तो ये याद होने चाहिए, फिर अंदर उनकी विशेषताओं की बात आती है, तो ऊपरी तौर पर ये चीजें याद होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज। अब इस यूनिट में
जितना हो सके इस यूनिट को, मतलब बाल विकास वाले यूनिट को तैयार करने के लिए साथियों जितना हो सके उतना तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन में आपके डाउट क्लियर होंगे और अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। तुलनात्मक कैसे, मैंने आपको पढ़ाया भी है बाल विकास के अंदर और बाकी काफी चीजें। तुलनात्मक यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक में कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, हाथों हाथ ही। एक पढ़ोगे फिर दूसरी पढ़ोगे फिर तीसरी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। हाथों हाथ साथ में ही पढ़े तुलनात्मक रूप से तो आपके हाथों हाथ क्लियर होती जाएगी कि भैया अपने शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या इतनी थी, बाल्यावस्था में इतनी है, किशोरावस्था में इतनी है, तो यह हाथों हाथ क्लियर होती है और यह हमेशा याद रहती है। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। ये थी अपने पहले यूनिट की बाल विकास की बात। अब चलते हैं अधिगम। अब अधिगम जैसा इसका नाम है वैसा ही ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि अधिगम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिगम में भी क्या इंपॉर्टेंट है। अधिगम में इंपॉर्टेंट है एक तो प्रभावित करने वाले कारक, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, इतना इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्थानांतरण, वक्र, वक्र की क्लास देख लेना, मैंने डाल रखी है। कई जने उन्नतोदर और नतोदर में अभी भी कंफ्यूज होते हैं, और मैंने जो क्लास डाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसमें भी कई लोग कहते हैं सर हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। अब जैसे जितनी किताबें उतनी बातें, लेकिन ये जो बताया था आपको और तरीका भी बताया याद करने का, वह बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसको देख लेना वापस, ठीक है ना। स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सारे, ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक दो प्रश्न तो यहाँ से पक्के बनेंगे। अब जैसे आते हैं अधिगम के सिद्धांत की तरफ, तो सिद्धांत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं आप तो थॉर्नडाइक के उपनाम, यानी कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके उपनाम जरूर याद रखें। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ऐसा थॉर्नडाइक उस बस के अधि पर आसी प्रयास करके चढ़ा, ऐसे करके, और इसमें सारे के सारे बता दिए थे। तो उपनाम मतलब जितने भी सिद्धांत हैं उनके उपनाम अच्छी तरीके से रट लेना, यूं समझ लो कि याद करने बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा मुख्य और गौण नियम है थॉर्नडाइक के, तो उसको भी ट्रिक से बताया था और उसको भी आप याद कर लेना कि मुख्य कौन से हैं, गौण कौन से हैं। मुख्य 3 है, गौण 5 है। तीनों और पांचों आपको अलग अलग पता होने चाहिए कि इसमें से मुख्य में नहीं जाए, मुख्य में से गौण में नहीं जाए। मुख्य की बताई थी ट्रिक आपको प्रत्यत्याशम, और बहुमान, असमान, साहचर्य, ये आपको गौण नियम की बताई थी। अगर जिसने क्लास देखी उसे याद होगा। पावलोव, पावलोव के भी सिद्धांत के उपनाम आपको याद करने बहुत जरूरी है। और ये जितने भी सिद्धांत हैं इनके उदाहरण आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैंने ये अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ाए हैं उसमें कम से कम आपको 10-10, 12-12 उदाहरण बताए हैं, और उसके बाद में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये उदाहरण आपके बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उदाहरण जब आपके नहीं देखोगे ज्यादा तब आपको पता नहीं चलेगा। और कई बार तो ऐसा मिलेगा आपको कि आपके पढ़े हुए उदाहरण ही सीधे ही वहां एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद का अर्थ समग्रता वाला, वो पूरा आपको अर्थ पता होना चाहिए। ज्यादातर प्रश्न यहाँ से बन जाता है। फिर सुल्तान को याद रखना, और इसके कोफका, कोहलर वगैरह, इसके जो अनुयायी है, इस मत के जो विचारक है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब सिद्धांत और उनके प्रवर्तक मैंने स्पेशल लिख रखा है कि सिद्धांत और उनके प्रवर्तक और जिस पर प्रयोग किया है, जो जानवर जिसका, कबूतर पर किसने किया, चूहे पर किसने किया, चिंपांजी पर किसने किया, कुत्ते पर किसने किया, ये सारे आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। समझ आधारित प्रश्न बनेंगे, इसलिए उदाहरण देखने आवश्यक है। समझ आधारित बनते हैं, समझ आधारित ही बनेंगे। उदाहरण पूछेंगे अधिगम स्थानांतरण में तो समझ आधारित प्रश्न ही है, तो उसमें आपको उदाहरण देखने बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब ऐसा है कि ऐसे लगता है सर इसमें सारी चीजें आ गई, सारी चीजें नहीं है। मैंने आपको स्पेशल ध्यान दोगे तो बताया है कि स्पेशल किन चीजों पर जोर देना है, ऊपर ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे दूसरे आपके तल रूप सिद्धांत वगैरह जो भी है दूसरे और अधिगम के, तो वे भी पढ़ने तो अपन को जरूरी है, लेकिन उनके भी आप प्रवर्तक जरूर याद रखें। देखो एग्जाम ऐसा है कि जितना साइकोलॉजी को टफ बनाकर बताया जाता है उतना टफ आता भी नहीं है, और जितना अपन यदि सरल मान ले तो उतना सरल भी नहीं रहता, मध्यम स्तर रहता है। एक 2018 वाला पेपर छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल की साइकोलॉजी आई थी, वो पेपर छोड़ दे तो बाकी पेपर देखोगे तो आप उसमें से 20-25 सवाल आराम से कर पाओगे, और वे ऐसे आएंगे जो आपने व्यवस्थित रूप से पढ़ाई की तो आप कर सकते हो। ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा ही गहराई में जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी टॉपिक की 15-15, 20-20 परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, और सिद्धांतों के अंदर भी सिद्धांत और उसके अंदर भी इतना बहुत ज्यादा नहीं, जितना मतलब रिवीजन के समय ऊपर के यदि तथ्य आप जितने अच्छी तरीके से याद रख पाते हो
तो वो पॉजिटिविटी मिलती है आपको। और उसके बाद में यानी आपने जब गहराई में जो चीज पढ़ी थी वह भी आपके उस प्रश्न को देखने के बाद में सामने आने लगती है, और एक समझ विकसित हो जाती है कि हम जो गलत ऑप्शन होते हैं उनको काट सकते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा निकल के सामने आ जाता है। तो ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गहराई में जाने के और ज्यादा मैटर इकट्ठा करने के चक्कर में हमारा अच्छा और सरल मैटर भी निकल जाता है, और जब वहां पे पीछे रहते हैं तब हम मेरिट में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि गलत प्रश्न मतलब भारी प्रश्न गलत करने से हम पीछे नहीं रहते, बाहर नहीं होते, लेकिन हम सरल प्रश्न गलत कर देते तो हम सीधे ही मेरिट से बाहर हो जाते। इस बात को व्यवस्थित ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी रिवीजन करते हो, एक तो सारणियां जितनी भी है वे बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और जो प्रवर्तक है, जो सन है, ऊपर ऊपर की चीजें तो मतलब आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद में आपने गहराई में और डिटेल में क्या पढ़ा है वह सब काम आती है। ठीक है ना। अब चलते हैं चिंतन व अधिगम। तो चिंतन के प्रकार, अभिसारी, अपसारी वगैरह ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना, और इसमें से एक आध सवाल बन सकता है, चिंतन से ज्यादा बनने की संभावना नहीं, एक सवाल बन सकता है। अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा की परिभाषा है मैंने करवाई है शॉर्ट ट्रिक से आपको। और अभिप्रेरणा जो चक्र है वो मोटिव और अपने क्या कहते हैं ये सारे उत्प्रेरक वगैरह जो है, डिमांड, इंसेंटिव, तो ये सारी चीजें जो है आप बहुत अच्छी तरीके से उस चक्र को पढ़ लेना। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कि सिद्धांतों के अंदर भी उनके प्रवर्तक बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अंदर की डिटेल एक बार याद नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन सिद्धांत किसने दिया है और वो सिद्धांत किस चीज का है वह याद करना बहुत जरूरी होता है। तो रिवीजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सिद्धांत मुख्य जबानी सारे याद होने चाहिए, यानी कि प्रवर्तक उसका कौन है और वह किससे रिलेटेड है और वह कब दिया गया है। ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो अंदर की चीजें अपने आप याद होने लगेगी। ठीक है ना। तो चलिए अब, हाँ, अभिप्रेरणा के अंदर प्रेरकों का यानी कि जो अंतर्नोद है, प्रणोद है आप जिसे कहते हो, वो प्रेरकों का जो वर्गीकरण है, कौन सा आंतरिक है, कौन सा बाह्य है, कौन सा प्राकृतिक, कौन सा कृत्रिम, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा, बनता ही है, और मतलब एग्जामिनर के सामने ये टॉपिक आ गया तो वहां से प्रश्न बनाए बिना नहीं आगे जा सकता। तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत और ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। व्यक्तित्व, अब आते हैं व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व की परिभाषा है मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो मैंने बताई बाल विकास की मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यक्तित्व की भी परिभाषा है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और मैंने करवाई भी है आपको काफी परिभाषा जो इंपोर्टेंट है वे सारी शॉर्ट ट्रिक से करवाने की कोशिश की भी है। तो व्यक्तित्व के अंदर साथियों परिभाषाएं हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, अच्छी तरीके से जल्दी से याद हो जाएंगे, ज्यादा उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। विभिन्न तरह के वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्तित्व के वर्गीकरण कैसे महत्वपूर्ण है कि क्रैशमर ने कितना वर्गीकरण कितने भागों में बांटा, कौन कौन से, जुंग ने कितने भागों में बांटा, कौन कौन से, ये पूछा जाता है। ज्यादातर अंदर की डिटेल नहीं पूछी जाती, जबकि किसके आधार पर मतलब कितने में बांटा और कौन कौन से भाग में बांटा, ठीक है ना, और किसने बांटा, ये चीज पूछी जाती है ज्यादातर। तो ये आपको ऊपर ऊपर की चीजें कंठस्थ होनी चाहिए कि क्रैशमर ने 3 भागों में बांटा, शेल्डन ने 3 भागों में बांटा, शैल गुआ, क्रैश में शकीना, ये मैंने करवाए हैं, इसलिए मुझे देखो ट्रिक सारी की सारी याद है, हाथ तो हाथ आपको मुंह जुबानी याद है। जबकि मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज व्याख्याता में साइकोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उस समय की भी ट्रिक्स सारी याद है। तो आप भी यदि 1-2 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मतलब सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये चीजें मतलब यहां से याद करनी है। ठीक है। फ्रॉयड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर देना, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तुलनात्मक अध्ययन में पढ़ना शायद मैंने फ्रॉयड की क्लास में करवाना चाहता था लेकिन करवाई नहीं, रह गई थी। तो उसमें क्या करें आप, एक तरफ ईड, एक तरफ ईगो, एक तरफ सुपर ईगो, इस तरीके से कुछ पॉइंट नोट्स कर लें और उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करें। अब ईड, ईगो, सुपर ईगो को याद करने का मैं तरीका बताऊं। ईड की कंपैरिजन आप करोगे शैशवावस्था से, बिल्कुल बैठ जाएगी परफेक्ट। अगर ईगो की करोगे बाल्यावस्था से बैठ जाएगी, और सुपर ईगो की करोगे तो किशोरावस्था से बैठेगी। उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बाद में। एक बार पढ़ के देखना जैसा मैं कह रहा हूं, और आप पाएंगे कि हकीकत वहां पे आपकी ये चीज काम कर रही है। तो इसको याद रखें। व्यक्तित्व मापन का वर्गीकरण प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी मैंने करवाई थी, याद हो तो। प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी पूरी ट्रिक से करवाई थी और वर्गीकरण बता दिया था पूरा, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा अभी भी। ठीक है ना, वर्गीकरण पूरा करवाया था। तो वर्गीकरण में कौन सी विधि प्रक्षेपी में जाती है, कौन सी अप्रक्षेपी में जाती है, सबसे पहले तो ये जरूरी है। इसके बाद में वह विधि किसने दी और कौन से सन में दी, फिर अंदर कार्ड की संख्या वगैरह, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से।
ठीक है ना। चलिए साथियों, अब आते हैं अपन बुद्धि की तरफ। सॉरी, बुद्धि में प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक देखो सभी में है, और व्यवस्थित तरीके से बिना प्रेशर के पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएंगे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। अब बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया, किसने मानसिक आयु शब्द दिया, इस पर अपने 4-5 दिन पहले ही मैंने बुद्धि से संबंधित वीडियो बनाया था, शॉर्ट ट्रिक वाला, उसमें भी बताया है। और ये चीजें आपको याद होनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से पहली बात बन जाएंगे। विभिन्न सिद्धांत। अब सिद्धांत में जो 12-13 आपके सिद्धांत है, अल्फ्रेड बीने का है, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व, त्रितत्व, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, किसने दिया, किसने दिया, कब दिया, कब दिया का सन दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप देखोगे प्रश्न ज्यादातर बनते हैं रीट के लेवल पे, तो यहां से बनते हैं। इसके बाद में प्रश्न बनता है गिलफोर्ड से। गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें उपखंड पूछे जाते हैं। उपखंड का 2 वर्गीकरण है, पहले वाला भी याद रखना, बाद वाला भी याद रखना, ठीक है ना। अंदर के जो 3 भाग है उसके, वे भी याद रखने आपको। तो गिलफोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लेना कुल मिला के, ठीक है ना। गिलफोर्ड में से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। संवेगात्मक बुद्धि जो डैनियल गोलमैन ने दी है, वह भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, कोई ज्यादा नहीं है। शब्द कब दिया, वो संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि वाला सिद्धांत कब दिया और वो किससे संबंधित है, वे चीजें। अच्छा, संवेगों से याद आया, संवेग किसके अनुसार कितने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, संख्या याद करके जाना, मैकडूगल के अनुसार कितने हैं वगैरह, सारे के सारे, ठीक है ना। संवेग किसके अनुसार कितने हैं, सारे बहुत अच्छी 4-5 ही याद करने, आपको याद कर लेना व्यवस्थित तरीके से एक जगह लिखकर, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब आते हैं अपन व्यक्तिगत भिन्नता पर, पिछड़े, प्रतिभाशाली, ये सारी चीजें, इसमें से एक आध सवाल बनने की संभावना रहती है, ज्यादा नहीं बनते हैं इसमें से, लेकिन एक आध सवाल जरूर बनेगा। तो मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि और इस पे ज्यादा विशेष जोर रखें। और फिर जैसे आपके भिन्नता से संबंधित ही, जैसे वो व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित डिसकैलकुलिया और ये सारी चीजें हैं, विकार है, तो ये विकार का मैंने बहुत 2 महीने पहले वीडियो बना दिया था, देख लेना उसमें। और इन चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ के चलना, यहाँ से प्रश्न बनता है इसके अंदर कि व्यक्तिगत विकार से संबंधित प्रश्न में आने की संभावना रहती है। समायोजन की बात करते हैं साथियों। परिभाषाएं समायोजन की महत्वपूर्ण है, ठीक है, समायोजन की भी महत्वपूर्ण है। इसमें मनोरचनाएं उदाहरण से पढ़ना। मनोरचनाएं मैंने करवा रखी है, वैसे 2 पार्ट डाले हुए हैं, दोनों देख लेना। मनोरचनाएं उदाहरण से पढ़ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एक बार क्लियर हो गई उसके बाद समस्या नहीं आएगी। और उदाहरण अधिक देखने पड़ेंगे। कुसमायोजन, अर्थ, प्रकृति वगैरह देख लेना। और इसमें फिर आपके भग्नाशा, कुंठा वगैरह, इन चीजों को व्यवस्थित ध्यान रखना कि कैसी परिस्थिति में भग्नाशा का शिकार होता है, कैसी परिस्थिति होगी तो कुंठा का शिकार होता है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन RTE 2009। 2 पार्ट में डाल चुका हूँ, एक पार्ट रह गया, मैंने सोचा आप लोग कर लोगे RTE, अब आपको पता चल गया तरीका, तो पर लगता है कि एक पार्ट वो जो बचा है वो भी डालना पड़ेगा। तो RTE 2009, धाराएं महत्वपूर्ण है, कब लागू किया ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो धाराएं पूरी आपको याद रखनी जरूरी है, धाराएं महत्वपूर्ण है। NCF 2005 पूरा महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा महत्वपूर्ण ही है। NCF के अंदर अपन बिल्कुल 2 पेज का होगा लगभग, पढ़ लेना व्यवस्थित तरीके से, हो जाएगा याद। अब जो पीछे के जो 3 टॉपिक होते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, लगभग 3 तो क्या ज्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ 3 है, क्रियात्मक अनुसंधान, मापन व मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण। अब ये साथियों ऐसे हैं कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यदि आप ये सोचते हो कि हम इन्हें छोड़ दें, कि समझने में मुश्किल होती है, या इन्हें छोड़ दें और बाकी के आधार पर, बिल्कुल ही नहीं। वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है परीक्षा का, उसमें समझ आधारित प्रश्न ज्यादा आते हैं, और समझ आधारित प्रश्न आते हैं तो ये जो टॉपिक है पीछे वाले, इनमें से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। मान के चलिए कि ये जो पीछे वाले आपके मैंने 5 बताए हैं, इसमें से आपके 7 से 8 सवाल बनने की संभावना रहेगी। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, हल्के में नहीं लें। वर्तमान के अंदर यदि देखा जाए तो सवाल यहाँ से बनने की संभावना रहती है, और आप देखेंगे कि मिलेंगे भी। अब कुछ टिप्स है साथियों जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसमें यह है कि अब आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना, बिना तनाव के पढ़ना है। ज्यादा तनाव लोगे कि ये भी याद नहीं हो रहा, ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, तब आप क्या होगा कि आप और प्रेशर में जाओगे, और जो पढ़ा हुआ है वह भी भूल जाओगे। करना क्या है, जितना आराम से याद हो रहा है ना, ऊपर की चीजें याद हो रही है तो ऊपर की चीजें पहले याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मुझे ये ऊपर की पूरी टाइमलाइन तो याद है, अब अंदर की चीजें तो वैसे ही याद हो जाती है। और मान लो ऊपर की टाइमलाइन के अंदर से सवाल आते हैं तो वहां से गलत नहीं होने चाहिए, अंदर से सवाल आते हैं तो बहुत व्यवस्थित तरीके से दिमाग लगाकर
करने होते हैं तो गहराई में जो चीजें पढ़ी है वे भी याद आने लगती है जब ऊपर की चीजें आपको याद होगी, और ऊपर की चीज याद नहीं होगी तो गहराई वाली भी भूल जाओगे। तो एक तो बिना तनाव के पढ़ो, आराम से, जितना जैसे हो सकता है, कोई ज्यादा हुआ नहीं है। जितने फॉरम की संख्या मत देखो, फॉरम की संख्या हमेशा आती है। अरे 2-4 लोग तो आप ई मित्र पे जाओगे तो मतलब अब वो भले ही पढ़ रहे नहीं हो लेकिन 2-4 फॉरम तो ऐसे ही लगा देते हैं, तो वो फॉर्म की संख्या तो बढ़ती है, उसकी समस्या मत लो आप। पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, फॉर्म की संख्या बढ़ती है, व्यवस्थित तरीके से सही दिशा में पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म की समस्या मत लो, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सारनियां जितनी है सारी की सारी याद कर लेना। सारनियां याद करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका काफी, आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस काफी कवर हो गया है, ठीक है ना। तो सारनियां बहुत अच्छे से याद करो। और जो बताना चाहता हूं, प्रवर्तक मैंने बता दिया आपको, ज्यादा मैटर के अति से बचें। ज्यादा मैटर अब काम का नहीं है, अब आपको मतलब उसको समेटना है, या समेटने से मतलब है जितनी चीजें याद हो जाए उतना बढ़िया है। ज्यादा गहराई में जाओगे तो और बिखरते चले जाओगे, उसमें अब मतलब नहीं है। अब आपको समेटना है और आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं साथियों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ हिंदी में, साइकोलॉजी में, आने वाले टाइम संस्कृत एसएसटी वगैरह भी बताऊंगा, तो इनमें ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उसको हूबहू फॉलो किया जाए, और जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उसको ही एग्जामिनर देगा। मैंने अपना अनुभव बताया है, मेरे विचार बताए हैं, जो आप जानना चाहते थे वह चीज बताई है, और हो सकता है ये सही भी काफी होगी, लेकिन मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूं कि आप मेरे अनुसार ही पढ़ें, बाध्यता कोई भी नहीं है। हाँ, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं तो आपका अध्ययन काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक ऐसे जरूरी नहीं है, वो टॉपिक ऐसे जरूरी है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई बाध्यता नहीं है। मैं एक मदद करने के उद्देश्य से आया था जो कर रहा हूं, लेकिन इसमें मदद करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई चीज को आपके ऊपर थोपूं। थोपना उद्देश्य नहीं है, मदद करना उद्देश्य है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो चीज बताई उसमें से ही आए, हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग अलग चले और अलग तरीके से पेपर बना के दे दे, फिर कोई पहुंच नहीं सकता उसको, ठीक है ना। एक अपन अनुमान लेके चल सकते हैं कि हाँ, पिछले विश्लेषण के आधार पर कि ये चीजें इस तरीके से होती है, और लगभग पिछले पैटर्न के आधार पर होती भी है, अपन देखते हैं। अब कभी कभार जो है, अब जैसे पिछली बार 2018 साइकोलॉजी का पेपर आया, बिल्कुल ही अलग तरीके का आया था, तो वह चीजें कभी कभार हो जाती है, हमेशा नहीं होती है। कोशिश मेरी यही है कि विद्यार्थी हित के लिए जो भी हो वह चीज बताऊं। बाकी सबके अलग विचारधाराएं होती हैं, सबके अलग मानसिक स्तर होते हैं, सबका अलग पढ़ने का तरीका होता है, तो सभी की विचारधाराएं, सभी के मानसिक स्तर, सभी की भावनाओं का स्वागत है। और आप मेरी जो बताई हुई बात है उसमें उसको अपने अनुरूप डालकर, जो उसमें संशोधन करना है उस संशोधन को करके अपने अनुरूप डालकर उसको लागू करें, आप सक्सेस हो। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य जो है, आपका और मेरा, वह यह है कि आपको सरकारी नौकरी में आना है, जो मैं भी यही चाहता हूं और आप भी यही चाहते हैं। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि कैसे भी करके जो है हम इस चांस को गवाए नहीं और इस मौके को भुना दें, और कुछ मैंने बताया, कुछ आपकी खुद की विचारधाराएं होगी, कुछ का खुद का मत होगा, उसको मिलाकर एक व्यवस्थित रूप से तैयारी करें, और सीट निकाल कर ही रुकना है, ये ध्यान रखें। आगे रुकना नहीं है, आगे और सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, लगे रहना है और निरंतर आगे बढ़ना ही है। और फिर जब आप सफल हो जाएंगे, आप भी आ जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो आप भी इस तरीके के प्रयास करें, क्योंकि आजकल बाजारीकरण ज्यादा है, आप देखते हैं व्यापारीवाद ज्यादा है। तो उस दौर में एक मतलब शिक्षक समुदाय को अच्छी पहचान दिलाने के लिए ऐसे प्रयास करने जरूरी है। तो आप भी आकर सिर्फ स्वार्थ को ध्यान में नहीं रखकर कुछ ऐसी सेवाएं, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे शिक्षक समुदाय का सिर ऊपर उठे और लोगों को लगे कि हाँ, शिक्षक जो है वो समर्पण का ही दूसरा नाम है। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।